अच्छा, जस्ट टू क्लैरिफाई, ये सेशन चलेगा पाकिस्तान टाइम 5:30 तक, ताकि कोई शक की गुंजाइश ना रहे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5, अगर आप क्वेश्चन बैंक पे आ जाएं सर, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो अब हम डिस्कस करने लगे हैं। हम डिस्कस करने लगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन बैंक का। रिक्वायरमेंट अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है सर? डिस्कस योर फर्म्स कोर्स ऑफ एक्शन along with the implications on the audit report। ये एक रिक्वायरमेंट है या दो रिक्वायरमेंट्स हैं? दो रिक्वायरमेंट्स हैं, एक कोर्स ऑफ एक्शन बताना है और एक इम्प्लीकेशंस बतानी है। अच्छा, कोर्स ऑफ नहीं क्लियर? कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो क्या होते हैं? प्रोसीजर्स होते हैं। अब वो प्रोसीजर्स हो सकता है कोई आइजा से निकालने हो या खुद से लिखने हो। तो सर आए देख लेते हैं दोनों सिनेरियोज, लेकिन सिनेरियोज देखने से पहले सर नुस्खे पे आ जाएं। नुस्खे के अंदर जो सफ़ा नंबर 2 है उस पे जो आखिरी हेडिंग नज़र आ रही है, ड्राफ्टिंग टेक्निक्स फॉर ऑडिट रिपोर्टिंग क्वेश्चंस इम्प्लीकेशंस टाइप क्वेश्चन, इसमें डिफरेंट स्टेप्स गिवन है ड्राफ्टिंग के, ये आपको पता होने चाहिए। स्टेप नंबर 1, डिटरमिन मटेरियलिटी ऑफ, किस चीज़ की मटेरियलिटी? मिस स्टेटमेंट की। मतलब अगर इन्वेंट्री की कॉस्ट 200 है, एनआरवी 150 है और इन्वेंट्री रिकॉर्ड हुई हुई है कॉस्ट पे, तो मिस स्टेटमेंट है, क्योंकि आईएफआरएस के मुताबिक कितने पे रिकॉर्ड होनी चाहिए? 50 पे। एफएस में कितने पे रिकॉर्ड हुई हुई है? आईएफआरएस के मुताबिक सॉरी रिकॉर्ड होनी चाहिए 150 पे। तो मिस स्टेटमेंट क्या होती है? आईएफआरएस माइनस एफएस। तो इसका मतलब है 50 की ओवर स्टेटमेंट है इन्वेंट्री में। ठीक हो गई ना बात? तो आपने बेसिकली जो मटेरियलिटी जब कैलकुलेट करनी है ना, तो वो 50 की करनी है, 150 या 200 की नहीं करनी। और मटेरियलिटी कैलकुलेट करते हैं, आपको सवाल में कोई बेंच मार्क दिया होगा, जैसे प्रॉफिट हो गया, जैसे टोटल एसेट्स हो गए, और इनके जो परसेंटेजेस होते हैं, जैसे प्रॉफिट का 5% मटेरियल, टोटल एसेट्स का 1% मटेरियल। ये रूल ऑफ थम्स हैं कि हम मटेरियलिटी में जब जाएंगे ना तो वहाँ पर दोबारा कवर भी कर लेंगे। दूसरी चीज़, दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? अमाउंट रिगार्डिंग विच साई नॉट अवेलेबल। सर अगर ऐसा हो ना कि एफएस में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपकी इन्वेंट्री रिकॉर्ड हुई है 500 पे, एफएस में आपकी इन्वेंट्री रिकॉर्ड हुई है 500 पे, और इस इन्वेंट्री पे आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं हासिल कर पा रहे, इस इन्वेंट्री पे आप साई ऑब्टेन नहीं कर पा रहे, अगर ऐसा है तो फिर आप मटेरियलिटी किस पे कैलकुलेट करेंगे? 500। नहीं समझ आ रही? इस तरह के एक्सप्रेशंस देंगे तो मैं समझूंगा नहीं समझ आ रही। आपने इन्वेंट्री पर साई नहीं ऑब्टेन कर पा रहे, किसी मैनेजमेंट ने लिमिटेशन इंपोज की। अब ये मटेरियल है, यानी कैसे, किस नंबर पे मटेरियलिटी कैलकुलेट करेंगे? न्यूमरेटर में क्या रखेंगे? 500। बात समझ में आ रही है? क्लियर है सर? इसके बाद दूसरी बात क्या है? ये होगी जी, क्वांटिटेटिव मटेरियलिटी हो गई। और उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल अच्छा आपने ये कैलकुलेशन की और वो मटेरियल नहीं निकल रहा, तो सर याद रखिएगा, आपने कैलकुलेशन की और वो मटेरियल नहीं भी निकल रहा ना, तो फिर ये देख लेना कहीं वो क्वालिटेटिवली तो मटेरियल नहीं है। जैसे अर्निंग्स पर शेयर होता है, एक छोटा सा नंबर है, लेकिन वो क्वालिटेटिवली बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, सेगमेंट इंफॉर्मेशन,
ये सारे ऐसी एग्जाम्पल्स हैं कि ये क्वालिटेटिवली फ्रॉम अ क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव मटेरियल है, इवन अगर ये क्वांटिटेटिवली मटेरियल ना भी हो। और दूसरी चीज जो आपने इसमें याद रखनी है वो क्या है सर, अगर सवाल में आपके पास वो बता देना कि मिस स्टेटमेंट, और ये ट्रिक होती है पेपर में कि आपने कैलकुलेट की, इमटेरियल निकल आई, दिल घबराता है कि अब लिखूंगा क्या आगे। एक दो बातें याद रखनी है, इमटेरियल निकल आई तो क्या चीज याद रखनी है, उसको एग्रीगेट करना है विद अदर मिस स्टेटमेंट्स के, मटेरियल तो नहीं हो रही। और दूसरी चीज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली भी और इन एग्रीगेट भी इमटेरियल है, और इसके साथ नथी किया जाता है रिप्रेजेंटेशन लेटर के साथ एक स्केड्यूल ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स। दूसरा स्टेप क्या है, करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आईएफआरएस की रूह से करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल रिसर्च कॉस्ट की बात हो रही है तो रिसर्च कॉस्ट को आईएफआरएस की रूह से कैपिटलाइज नहीं करना, तो करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है कि रिसर्च कॉस्ट एक्सपेंस आउट होती है, आपने वो बताने। सॉरी, इस टाइम ना मैं नुस्खे पे हूं, टेक अवेज पे, उसका जो सफ़ा नंबर 2 है उसमें ड्राफ्टिंग टेक्निक्स, ऑडिट रिपोर्ट क्वेश्चंस की। ये कौन सा वाला क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करें, इम्प्लीकेशंस टाइप क्वेश्चन, इम्प्लीकेशंस टाइप क्वेश्चन। अच्छा, वो इम्प्लीकेशंस के बजाय अगर इम्पैक्ट कर दे फिर कोई और टेक्निक लगाएंगे, फिर भी यही टेक्निक होगी। कॉन्सिक्वेंसेस कर दे कोई और टेक्निक लगाएंगे, फिर भी यही होगी। अच्छा, अगर वो कर दे इम्प्लीकेशंस ऑन द ऑडिट ओपिनियन, ये बात इतनी कीमती है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर ये ऑडिट रिपोर्ट के बजाय ऑडिट ओपिनियन कर दे ना तो सवाल नैरो हो जाएगा। नहीं समझ आ रही? अगर वो ऑडिट ओपिनियन तक रोक दे कि बस मुझे ओपिनियन बता दो। याद है टेस्ट में एक क्वेश्चन एक दफा ऐसा आया था, आया होगा। उसके बाद आपके पास स्टेप 3 है, डिटरमिन वेदर देयर इज एमएम और इन। आपने देखना है कि आपके पास जो सिनेरियो आया है वो एमएम का सिनेरियो है या लैक ऑफ साई का सिनेरियो है। और उसके बाद आगे कितनी खूबसूरत बात लिखी हुई है, आपने बताना है उसका रीजन भी। एमएम के 3 रीजंस होते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी गलत है, उसको अप्लाई गलत तरीके से किया गया, या डिस्क्लोजर्स इनएडिक्वेट हैं। ये है आपका बुक का सफ़ा नंबर 40, आखिरी हिस्सा 41 से पहले वाला। 41 तो आपको पता ना, हमने पक्का किया हुआ है। फिर अगले सफ़े पे आते हैं ना 41 पे, तो उसमें जो इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साई है उसके भी मजे की बात है, 3 ही रीजंस हैं। तो आपने सरकमस्टेंसेस, ऑडिटर्स टाइमिंग और नेचर ऑफ वर्क और मैनेजमेंट इम्पोज लिमिट, तो आपने रीजन एक्सप्लेन करना है कि जी यहां पर ना मैनेजमेंट इम्पोज लिमिटेशन है, या यहां पर मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है, यहां पर इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर है। और उसके बाद स्टेप 4 में क्या है, वाइडर इंपैक्ट ऑफ एन इशू सच एज अदर एरियाज ऑफ एफएस एंड ऑडिट। और क्या लिखा है साथ मैंने, ऑप्शनल, डिपेंड्स ऑन मार्क्स। आपके लेवल पे कम चांसेस हैं इस तरह का पॉइंट डिस्कस होने के। स्टेप 5, कम्युनिकेशंस रिक्वायर्ड विद टीसीडब्ल्यूजी रिगार्डिंग मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सेट्रा। आप ना इन एडवांस कम्युनिकेट करते हैं, सरप्राइज नहीं देते कि ये लें जी क्वालिफाइड ओपिनियन, ऐसे नहीं, इन एडवांस बताते हैं कि भाई ओपिनियन मॉडिफाई होने जा रहे हैं, और किस हद तक उसको जबान भी बता देते हैं कि मैं किस किस्म की जबान इस्तेमाल करने लगा हूं रिपोर्ट में। धमका रही है ना, और धमका नहीं रहे, एक अपॉर्चुनिटी मुहैया कर रही है टीसीडब्ल्यूजी को कि इसको ठीक कर ले। अगर मिस स्टेटमेंट है तो मिस स्टेटमेंट को ठीक कर लें। अगर इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साई है तो साई को, इनएबिलिटी को रिमूव कर दें, स्कोप लिमिटेशन को अगर ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में सारी स्कोप लिमिटेशंस रिमूव नहीं की जा सकती। जो सरकमस्टेंसेस वाली फॉर एग्जांपल होती हैं वो रिमूव नहीं की जा सकती। तो इसमें ये हम लिखेंगे क्या कि हम लाजमन लिखेंगे, क्योंकि आंसर में लिखेंगे सर, क्योंकि ये देखें ना
ये आपसे पूछ रहा है कोर्स ऑफ एक्शन अलोंग विद इम्प्लीकेशंस। तो ऑडिट रिपोर्ट तक पहुंचने तक जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व हुए, जो जो आपने पाथ फॉलो किया है, वो आपने लाजमन इसमें इंक्लूड करना है, वो आपने लाजमन इसमें इंक्लूड करना है। नहीं समझ आ रही? बंद कर दूं? बढ़ा दूं या क्या करूं? किस तरह स्विंग करेंगे इसको? नहीं, इतना ये मैनुअल नहीं है। किधर? हाँ, ये रिमोट पर क्या पड़ा? 16 पे करते हैं। बस इस पे हो गई। ठीक आए? कोई चेंज हुआ? हाँ, यहाँ पे आपने तो खाया भी नहीं, तो फिर आपका तो पहले का प्रॉब्लम चल रहा है ना। अच्छा जी, कम्युनिकेशंस रिक्वायर्ड विद TCWG की बात हम करेंगे। और अच्छा, ये जो स्पीकिंग एट AGM है ना, ये मैंने वैसे मेंशन कर दिया, लिख दें तो अच्छा है। वैसे ये रिपोर्ट के बाद होगा आमतौर पे, क्योंकि AGM तो बाद में होगी ना। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं ऑडिट ओपिनियन इम्प्लीकेशंस। हाँ, ये बड़े, अगर ऑडिट ओपिनियन इम्प्लीकेशंस मतलब आप क्या लिखेंगे कि भाई मैं हेडिंग बदल दूंगा, हेडिंग बदल दूंगा। उसके बाद दूसरी बात क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे प्लेसमेंट का, आप लिखेंगे प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट से क्या मुराद है? आप कहेंगे कि ओपिनियन सेक्शन के बाद आएगा बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, उसमें मैं क्या बताऊंगा, तो उसकी प्लेसमेंट की आप बात करेंगे और उसके कंटेंट का। और इसी तरह बेसिस फॉर ओपिनियन की इम्प्लीकेशंस कैसे, हेडिंग बताएंगे, उसकी प्लेसमेंट, उसका कंटेंट। कंटेंट में क्या लिखेंगे? रीजन ऑफ मॉडिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन, मतलब कि कितना फाइनेंशियल टर्म्स में इम्पैक्ट है, कितना फाइनेंशियल टर्म्स में इम्पैक्ट है। और उसके बाद फिर आपके पास आएगा स्टेप 8। अच्छा, स्टेप 8 बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टेप 8 जो है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लें। स्टेप 8 में है रिपोर्ट इन अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन इफ द मैटर गिविंग राइज टू अ क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन इम्पैक्ट्स OI। मुफ्त का नंबर है। और पता है, मैं एक चीज़ बताऊं, इससे जो इम्प्रेशन है ना एग्जामिनर पे ये पॉइंट लिखने से, क्योंकि ये पूरे जितने लोग अटेम्प्ट कर रहे होंगे ना, शायद 2 लोग लिख रहे होंगे, 10 लोग लिख रहे होंगे, तो अदर इंफॉर्मेशन में ये फिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर डिस्क्लेमर हो फिर नहीं, क्योंकि डिस्क्लेमर में अदर इंफॉर्मेशन का सेक्शन आता ही नहीं है। सर, जैसे सिनेरियो में हम हो गए किसी और रिपोर्ट में बात हुई है, तब हम अदर इंफॉर्मेशन लिखनी है, हर एक में लिखनी है। वैसे एक कंसीडर कर ले, क्योंकि आपको क्या पता वो बात कहीं और भी हुई है, और इतना डिटेल तो उसने सिनेरियो दिया नहीं है। उसके बाद लेकिन डिस्क्लेमर में नहीं लिखेंगे आप लोग, क्योंकि बाद में कहेंगे कि सर ने कहा था सब में, तो मैंने डिस्क्लेमर का डिस्क्लेमर दे दी है। क्रॉस रेफरेंस इन कैम इन केस ऑफ अ क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन। इसके साथ ना सॉरी ऐड कर लें वैसे एक चीज़, MURGC भी ऐड कर लें। MURGC भी तो था ना, MURGC को करते हैं ना। नहीं, पूरी लाइन नहीं करके लिखेंगे कि ये इतनी मिस स्टेटमेंट है, ये भी नहीं लिखते। नहीं, ये भी नहीं लिखते कि मटेरियल है। अमाउंट बता दी ना, तो मटेरियल ही थी तो बताइए। जब हम रिपोर्ट में ओपिनियन देंगे तो लास्ट हम जैसे पैराग्राफ लिखते हैं कि इसमें ये हमने हाँ ओपिनियन दिया कि मॉडिफाइड ओपिनियन है, ठीक है, तो मटेरियल स्टेटमेंट थी, तो मटेरियल स्टेटमेंट से इसके आगे ये नहीं लिखेंगे क्वालिटेटिवली और इस तरह से नहीं। ये कहाँ से पता लगेगा कि ये नहीं लिखेंगे? इसके लिए औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमें जाना होगा
क्योंकि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस भी तो चाहिए ना। ये आ गया सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, नज़र नहीं आ रहा होगा, एक मिनट। ये देखें क्वालिफाइड ओपिनियन के सेक्शन में क्या लिखे, in our opinion except for the effects of the matter described in the basis for qualified opinion section of our report the financial statements are all right। ठीक है, उसके बाद basis for qualified opinion में आ गए। basis for qualified opinion में क्या लिख रही हैं ज़रा देख लेती है, क्योंकि वो आपको ये दे सकता है बना के गलतियां करके, तो हम ये इसको देख लेते हैं। basis for qualified opinion में लिखते हैं the company's inventories are carried in the statement of financial position। The company's inventories are carried, ये the company's inventories are carried in the statement of financial position at this amount। वो जो नहीं मैं अभी कह रहा था कि 200 पे सपोज आ रही हैं। Management has not stated the inventories at the lower of cost and NRV, but has stated them solely at cost। But sir, ये चेक कर लेना चार्जिंग का। But has stated the inventories at the lower of cost and NRV, but has stated them solely at cost, which constitutes a departure from IFRS। अच्छा, वैसे एक ACCA में जब हम करते थे ना, तो वो उनकी तो बेस्ट प्रैक्टिस ये सजेस्टेड थी, वो कहते थे पूरा बता दें इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू इन्वेंट्रीज, पूरा लिख दें कि किस स्टैंडर्ड की, ये और एक बेस्ट प्रैक्टिस है। The company's records indicate that had management stated the inventories, अगर मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री लोअर एंड ऑफ कॉस्ट एंड NRV पे लिखी होती तो इतनी अमाउंट रिक्वायर्ड, इतनी अमाउंट का राइट डाउन रिक्वायर्ड होता और कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो इतनी अमाउंट से बढ़ जाती। इनकम टैक्स, नेट इनकम, शेयर होल्डर्स इक्विटी इतनी 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 अमाउंट से रिड्यूस हो जाती। ये अच्छा, अगला जो पैराग्राफ है ना वो स्टैंडर्ड है। We conducted our audit in accordance with ISAs as applicable in Pakistan, and our responsibilities are further described in the auditor's responsibilities section for the auditor's report। We confirm compliance with the ethical responsibilities and fulfilled। We are independent of the company and have fulfilled our responsibilities। We have obtained audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our कौन से वाला opinion? Qualified opinion। बात सही हो गई? क्लियर पिक्चर माइंड में बन गई है कि कोई मटेरियलिटी कुछ जिक्र नहीं। अच्छा, कहाँ पर वैसे रिपोर्ट में कहीं पर तो मटेरियलिटी का जिक्र है, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। ठीक है, ये सब हाँ मटेरियलिटी का लेवल नहीं बताते, मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बोली है, क्या मटेरियलिटी का लेवल लिखा होता है ऑडिटर्स रिपोर्ट में? नहीं। अच्छा, वैसे क्या मटेरियलिटी क्लाइंट को बतानी होती है? नहीं। अच्छा सर, सॉरी, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में वो रीजंस बताते हैं, हमने किए हुए इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे इस टेस्ट में, मॉक्स में, क्लास में जो पास पेपर्स के क्वेश्चन थे। अगर नहीं भी तो संजय नहीं किया, आज कर लेंगे। नहीं, वो जिस तरह बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में रीजंस बताते हैं कि अगर ऐसा होता तो हाँ, तो हम रीजनिंग बताते हैं ना। मतलब आप कह रहे हैं ड्राफ्टिंग ऐसे करना? नहीं, ऐसे ड्राफ्टिंग किया था, बल्कि टेस्ट में एक क्वेश्चन था उसमें क्वालिफाइड नहीं था, उसमें आई थिंक डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन था। एक टेस्ट में क्वेश्चन था, मैं करवा दूंगा, मैं याद दिला दूंगा वो। अच्छा, अभी के लिए सर दो पार्ट्स आपको समझ में आ रहे हैं, फर्म्स कोर्स ऑफ एक्शन और दूसरी क्या चीज है? इम्प्लीकेशंस। अच्छा सॉरी, एक स्टेप रह गया है। स्टेप 10 क्या है? अ चेक लिस्ट टू कंसिडर। चेक लिस्ट टू कंसिडर का मतलब है जब आप अपना पूरा सवाल कर लेना तो फिर देख लें भाई इस सिचुएशन में EOM तो नहीं बनता। अब EOM बनता है या नहीं, वो वाली एग्जाम्पल्स माइंड में रन करें जो हमने पढ़ी थी। MURGC तो नहीं बनता। MURGC तब बनेगा जब MURGC का डिस्क्लोजर इनएडिक्वेट हो या एडिक्वेट हो।
जब एडिक्वेट, इनएडिक्वेट होगा तो ओपिनियन क्वालिफाई हो जाएगा ना, मिस स्टेटमेंट होगी। कैम तो नहीं इधर इंक्लूड करना, मतलब कैम का किस तरह पता लगेगा इंक्लूड करना है? सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस, रिस्की, कॉम्प्लेक्स, जजमेंटल, करंट पीरियड, शर्त हो, कम्युनिकेटेड टू TCWG हो, लिस्टेड कंपनी हो, OM की एग्जांपल्स माइंड में रन करें। सबसे पॉपुलर एग्जांपल इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट की, फर्स्ट टाइम ऑडिट एंगेजमेंट की। और फिर ई, ये आप लोगों ने जो आप लोग भूल जाते हैं वो नहीं भूलना कि कंपनी लॉ की जो रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कंपनी लॉ की रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उनका इम्पैक्ट आपने देखने। अच्छा, कुछ एग्जाम फोकस पॉइंट्स लिखे हैं। बी अलर्ट सर। अगर क्वेश्चन आता है ऑडिट ओपिनियन देने और भी कुछ प्रोसीजर्स का नीचे ओपिनियन भी देने, रिपोर्ट इम्प्लीकेशंस ऑफ ऑडिट, ठीक है, तो उसमें 4-5 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें हम ये सारी चीजें भी लिखेंगे क्वालिफाइड ओपिनियन के रिपोर्ट में जो अभी आप बता रहे हैं, इस सेक्शन में क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा। यहाँ ये आप मार्क्स के हवाले से कह रहे हैं कि ये इतना ज़्यादा कैसे लिखेंगे? वैसे जो हमने वैसे क्वेश्चन याद है ना, लेकिन इस तरह से लिखना चाहिए ना कि बस ये ओपिनियन क्वालिफाइड है तो ये ऑडिट रिपोर्ट देगा इस वजह से है। और ओपिनियन क्वालिफाइड है, देखें ये ना एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है, इससे आपके आंसर का फ्लो बड़ा मुनासिब होगा। अब इसको शॉर्ट कैसे करना है, अभी जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, हर रिपोर्ट के आंसर में ऑडिट रिपोर्ट में हम लिखेंगे कि क्वालिफाइड ओपिनियन का सेक्शन आएगा, उससे नीचे हाँ। क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा। क्योंकि उसने सवाल देखे क्या पूछा है, इम्प्लीकेशंस, क्या क्या असरात मुरत्तब होंगे इस रिपोर्ट पे। सर ओपिनियन होता है रिपोर्ट की जगह पे, आई एम सॉरी, रिपोर्ट की वर्ड की जगह पर ओपिनियन होता है। हाँ, हाँ। ये सारा नहीं लिखते, फिर ये सारा नहीं लिखते, फिर अपने आप को लिमिट करते टू ओपिनियन। और ओपिनियन में क्या क्या लिखेंगे? ओपिनियन में क्या क्या लिखेंगे? ओपिनियन में सिर्फ ये बताएंगे क्योंकि ये मामला मटेरियल है। अच्छा, ओपिनियन में सॉरी बल्कि क्या क्या लिखेंगे? स्टेप 1 लिखेंगे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया, ऑनलाइन वाले भी इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन ये आया कि ये ऑडिट रिपोर्ट के बजाय अगर इधर ऑडिट ओपिनियन लिखा होता, हम लोग बड़ी अच्छी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, मतलब जो पेपर में कंफ्यूज करती हैं। ऑडिट ओपिनियन लिखा होता तो आप लोग क्या क्या स्टेप्स लिखते? उसके लिए आप लिखते स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, अगर ज़रूरत पड़ती स्टेप 4, स्टेप 5 और स्टेप 6। स्टेप 1 टू स्टेप 6 पे बात क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। स्टेप 1 टू स्टेप 6 पे बात ख़त्म हो जाएगी। और इसमें ये लिखेंगे कि ऑडिटर की जजमेंट पे बेस है इसमें ये परवेसिवनेस का और मटीरियलिटी भी जजमेंट पे इस तरह कर दें, मे बी डिटर्मिन्ड, मे बी जज्ड एज मटीरियल। इन्वेंट्री रिप्रेजेंट्स 6% of profit and may be therefore judged as material. या अगर डिस्प्ले करो तो हम ये may be judged as pervasive. रीजनिंग सा, अच्छा जब भी मटेरियल का जब किया तो रीजन दिया ना कि 6% है। परवेसिव का आप लोग रीजन मिस कर जाते हैं। परवेसिव में लिखना है कि भाई क्योंकि इसकी वजह से पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अफेक्ट हो रही हैं या अफेक्ट नहीं हो रही, दोनों सिचुएशंस में रीजन मेंशन करना है। और कोई और क्वेश्चन? ये बड़े अच्छे सवाल हैं, इससे हमें पेपर की अप्रोच पता लग रही है। अच्छा, सम एग्जाम फोकस पॉइंट्स। एग्जाम फोकस पॉइंट्स में सर देख लें, बी अलर्ट, कैम इज मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनीज ओनली। कैम की जो रिक्वायरमेंट है ना वो मैंडेटरी है। अच्छा, कैम जो है वो मैंडेट, हाँ लिस्टेड कंपनी जो होगी तो उसमें लिस्टेड मेंशन होगा ना। हाँ, अच्छा ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पता कैसे लगेगा कंपनी लिस्टेड है या नहीं? मैंने ACCA, ICAEW, ICAP तीनों प्रोफेशनल बॉडीज़ में एक सिमेट्री देखी है। वो सिमेट्री मैंने क्या देखी है? वो सिमेट्री ये है कि जब भी इन्होंने लिस्टेड कंपनी का क्वेश्चन पूछना होता है तो वो मेंशन करती हैं, वो सवाल में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड होगा कि ये लिस्टेड कंपनी का। शट डाउन करके बेशक दोबारा स्टार्ट कर लें, उधर से बंद करके नहीं। अच्छा, अब देखें जो फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है अल्फा लिमिटेड।
अब अल्फा लिमिटेड जब लिखा हुआ ना, तो अल्फा लिमिटेड कैन बी अ लिस्टेड कंपनी एंड इट कैन बी एन अनलिस्टेड कंपनी, क्योंकि अल्फा लिमिटेड का मतलब है ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अल्फा लिमिटेड का मतलब है ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिस्टेड भी हो सकती है और अनलिस्टेड भी हो सकती है। ये बात समझ में आ रही है? मतलब जैसे मैं मिसाल देता हूँ, PTCL का आपने नाम सुना हुआ है, ये जो जिसके हमारे पास लैंडलाइन फ़ोन, ये जो कंपनी है ना, इसके शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। इसकी सब्सिडरी है, आपने नाम सुना होगा यूफोन, वो भी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लेकिन वो लिस्टेड नहीं है। आपको यूफोन के आप अकाउंट्स ढूंढना नहीं मिलेंगे, क्योंकि अकाउंट्स लिस्टेड कंपनीज के ही अवेलेबल होते हैं। तो है वो भी पब्लिक कंपनी। तो कहने से मुराद ये कि ये जो लिमिटेड जब आता है ना, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन एक रूल ऑफ थंब याद रखें कि अगर लिस्टेड कंपनी का उसने आपसे टेस्ट करना है ना, वो आपको खुद बताएगा। मतलब खुद से ये एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है कि ये लिस्टेड है। सर इस तरह लिख सकते हैं इफ इट इज अ लिस्टेड कंपनी इफ करके, या फिर जरूरी अच्छा, अगर नहीं कंफर्म अगर नहीं कंफर्म हो रहा हो, हाँ, उस इन दैट केस इस तरह लिख लें। लेकिन पता है उस क्वेश्चन का ना फोकस कुछ और होगा, उसमें और काफ़ी सारे पॉइंट्स होंगे, तो आप वो फोकस ढूंढने की कोशिश करें। क्योंकि मेरे ख्याल में शायद वो मार्क्स इस पे इसलिए नहीं देंगे, वो कहेंगे जो मेरा मेन फोकस था इसने उधर से हटाकर मुझे उस चीज़ पर लेके गया जो इसको खुद आती थी। बात समझ रही है? ट्रिक मतलब समवन कुड परसीव इट एज अ ट्रिक। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट, इफ अ मैटर, ये हमने बात पहले भी कर ली थी कि अगर एक मैटर कैम यूएम की दोनों की डेफिनेशन मीट करे तो वो एज अ कैम रिपोर्ट होगा लिस्टेड कंपनी के केस में, और अदरवाइज यूएम ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अच्छा, तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, तीसरी और चौथी के साथ लिख ले, भूलना नहीं है। इफ अ क्वेश्चन इज ओपन एंडेड एंड सिनेरियो इज अनक्लियर, डिस्कस ऑल पॉसिबल implications ऑन ऑडिट रिपोर्ट। अगर क्वेश्चन अनक्लियर है ना, तो फिर जो पॉसिबली चीज़ें हो सकती हैं वो डिस्कस कर लें। जैसे इस क्वेश्चन में उसने आपको ओपन एंड दिया है, डिस्कस योर फर्म्स कोर्स ऑफ एक्शन अलोंग विद इम्प्लीकेशंस ऑन ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, ओपन एंड और क्लोज्ड एंड में फ़र्क क्या होता है? चौथा पॉइंट क्या है? इफ़ अ क्वेश्चन इज क्लोज्ड एंडेड सच एज डिस्कस इम्प्लीकेशंस इफ द मैनेजमेंट refuses to adjust the financial statement। अगर आपको क्वेश्चन में ये कह दिया ना कि if the management refuses to adjust financial statement, अब बताएं implications, तो in that case, in that scenario, आपने सिर्फ इस सिचुएशन को डिस्कस करना है। मतलब आपने उसमें ये नहीं कहना अगर मैनेजमेंट एडजस्ट कर ले तो फिर ये होगा, ये उसने पूछा नहीं। बात समझ आ रही है? ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड का फर्क, क्योंकि अगर आपने ये फ़र्क ना समझा पेपर में तो आप इररेलेवेंट डिस्कशन कर रहे होंगे। उसके बाद आपके पास जो पांचवी चीज़ है, ये मैंने कई बार आप लोगों से रिक्वेस्ट की है, एक बार फिर, इफ़ देयर इज़ अ स्कोप लिमिटेशन डू नॉट फॉरगेट टू टॉक अबाउट इम्पैक्ट ऑन रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अंडर कंपनी लॉ, जैसे कि ऑल इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन नेसेसरी फॉर पर्पसेज ऑफ ऑडिट नॉट रिसीव्ड, वो आपने बताना होगा। और अगर इसमें कोई फायर वाला केस हो तो उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट और दूसरा वो भी इसके साथ होंगे। बुक्स ऑफ, बिल्कुल बुक्स ऑफ अकाउंट का भी, और एफएस और बुक्स ऑफ अकाउंट का एग्रीमेंट वो भी आ जाएगा। बिल्कुल वो आ जाएगा। और आप उसको यूं करके लिख सकते हैं, कंसिडर मॉडिफाइंग, कि ऑडिटर कंसिडर करें इनको मॉडिफाई करने का। फायर वगैरह तो फिर हम क्या करें? अगर तो फिर ये नहीं लिखेंगे कि नहीं, ये भी लिखेंगे इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन नहीं मिली ना, तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट भी नहीं, बैकअप मेंटेन कर लेते ना। कंपनी को चाहिए था ना बैकअप मेंटेन होता है, तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट या प्रॉपर, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट होता क्या है? रिकॉर्ड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, मनी रिसीव्ड, एक्सपेंडेड एंड द मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच इट हैज बीन इनकर्ड। तो वो रिकॉर्ड तो प्रॉपर नहीं है ना। और उसके अलावा जो एफएस और बुक्स का एग्रीमेंट है, तो ये फिफ्थ पॉइंट आपने याद रखना है
मैं पूरे सेशन में कोशिश करता रहूं, लेकिन ये आपने नुस्खा किस दिन लाजमन पढ़ना है, कितने बजे? हाँ, सोने से 5 मिनट पहले। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इज अ यूनिक सिचुएशन। सर, disclaimer of opinion is a unique situation and there are substantive changes in the report in that case। और ये अभी पिछली अटेम्प्ट में ना उसने टका के टेस्ट कर ली है। Keep those in mind such as we don't have a CAM and OI section if opinion is disclaimed। सर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस योर फर्म्स कोर्स ऑफ एक्शन और इम्प्लीकेशंस बताएं ऑडिट रिपोर्ट पे। द फॉलोइंग सिचुएशंस हैव अरिजन एट डिफरेंट क्लाइंट्स ऑफ योर फर्म। अब पेपर में ना प्रेशर होता है। 12 सितंबर में आज जिस तरह चिल बैठे हैं ना, उस तरह चिल नहीं होंगे 12 सितंबर को। 12 सितंबर एक मुश्किल दिन होगा, ठीक है। अल्लाह ताला आसानी करे, लेकिन ऑफ कोर्स एक एग्जाम प्रेशर को डिनाई नहीं किया जा सकता, तो फिर सही हो जाएगा ना। द फॉलोइंग सिचुएशंस हैव अरिजन एट डिफरेंट ऑडिट क्लाइंट्स। तो पेपर जब पढ़ रहे हो ना, रीड कर रहे हो, तो डिफरेंट को 6 दफ़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ये 2 सिनेरियोज डिफरेंट से क्लाइंट से रिलेटेड है। ईयर एंड मार्क कर लें 31 मार्च 2019। अफजल लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी। ड्यूरिंग इट्स ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा वैसे बात सुने, अगर एक कंपनी लिस्टेड होती है तो अंडर आइजाज कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स खास तौर पर ट्रिगर होती हैं? एक तो कैम की रिक्वायरमेंट आती है, और वो वाली बिल्कुल सही है ऑडिटर्स रिपोर्ट पे, ठीक है। और कंप्लायंस विद, हाँ वो वाला भी हो गया, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन में तो नहीं था, लेकिन उसके लिए एजीएम अटेंड करना वो लाजमी था। वेरी गुड। ये वाला जो अगेन रेकनसाइल बुक से करते हैं, ताकि कल को जब आप बुक देखें, कंपनीज एक्ट वाला। For listed companies, auditor person authorized by in writing shall be present। shall का मतलब उर्दू में क्या होता है? लाजमी। जनरल मीटिंग कंसिडरिंग एफएस एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट देयरऑन। ठीक हो गया हंजला, एक्सीलेंट यार, ये बड़ा इंप्रेसिव आपने पॉइंट बताया। और पूरे स्टैंडर्ड। अच्छा मैंने आपसे सवाल पूछा, दिमाग कैसे चला रही है? मैंने तो पूरा ऑडिट का सोचा था। ये आयजा 200 से सोचना शुरू कर दूं ना, 200, 210, 220। इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू और मैंडेटरी नहीं होता लिस्टेड कंपनीज के लिए? अच्छा वहां तक तो अभी हम नहीं पहुंचे, ठीक हो गया। अच्छा जी, ड्यूरिंग इट्स ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द प्रोविंशियल, ड्यूरिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ड्यूरिंग ऑडिट। इसका तर्जुमा कर दूं, ऑडिट के दौरान, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। द प्रोविंशियल सेल्स टैक्स अथॉरिटी ने क्या किया? सीज कर लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी ऑन द चार्जेस ऑफ टैक्स इवेजन। अकाउंटिंग रिकॉर्ड सीज हो गए ऑन द चार्जेस ऑफ टैक्स इवेजन के इन्होंने टैक्स चोरी की है। ठीक हो गई बात। फर्म का अब सवाल क्या पूछा गया है? फर्म का कोर्स ऑफ एक्शन बताएं और ऑडिट रिपोर्ट पे इंप्लीकेशंस बताएं। फर्म का कोर्स ऑफ एक्शन बताएं और ऑडिट रिपोर्ट पे इंप्लीकेशंस बताएं। तो फर्म का कोर्स ऑफ एक्शन से मुराद क्या है सर? फर्म के कोर्स ऑफ एक्शन से क्या मुराद है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑडिटर के प्रोसीजर्स, ये सब कुछ। हाँ, अब जरा वो स्टेप्स चलाते हैं। ये जो आपके पास स्टेप्स गिवन है, स्टेप 1 पे अगर आए, मटेरियलिटी बता सकते हैं? मेरे ख्याल में फिगर्स नहीं है, छोड़ देते हैं स्टेप 1। क्वालिटेटिवली देखे, पूरे अकाउंट्स ही सीज हो गए ना,
तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं हाँ कि ओवरऑल ही अब आपके पास, लेकिन अकाउंट सीज हुए ड्यूरिंग द ऑडिट। अगर आप प्रोसीजर्स कर चुके हैं तो शायद आपको रिकॉर्ड्स आप देख चुके हैं, तो फिर तो प्रॉब्लम इतना नहीं है, पॉइंट हम शायद यूं भी हो सकता है, यूं भी करें तो कैसे लिखें? क्योंकि ये क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड तो नहीं है, बताया बट ड्यूरिंग द ऑडिट। ड्यूरिंग द ऑडिट तो कुछ रिकॉर्ड्स आपने देख लिए, इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करें? हाँ इसकी ड्राफ्टिंग बता रहा हूँ स्टेप वाइज। आप लोग चाह रहे हैं आंसर दिखा दूं स्ट्रेट अवे? स्टेप वाइज चलें, आंसर मिल जाएगा, आंसर मिलेगा। पहले स्टेप में एज सच आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते। स्टेप 2 करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इधर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का भी मसला नहीं है। तीसरा बात है डिटरमिन वेदर देयर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यहां से असल में आपका आंसर स्टार्ट होगा। यहां पर आपके पास इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साई है और साथ रीजन भी बताना है, ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। एंटिटी ने तो नहीं कहा था ना कि ये रिकॉर्ड्स ले जाओ, ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। यहां तक बात समझ में आ रही है? आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा circumstance हाँ वो रीजन, मतलब जो 3 रीजंस है ना, सर्कमस्टेंसेस, 2 सर्कमस्टेंसेस रिलेटेड और तीसरा मैनेजमेंट इम्पोस्ट, उसमें से सिलेक्ट करना है कौन सा रीजन एप्लीकेबल है। सर्कमस्टेंसेस की बात क्लियर हो गई, तो आपने बता दिया सर्कमस्टेंसेस जिसकी वजह से ये चीज़ इशू आएगी। अच्छा, इसके बाद आपके पास स्टेप 4 आ रहा है, वाइडर इम्पैक्ट। इस सिनेरियो में क्या रीज़न बताया गया है ये रिकॉर्ड सीज होने का? टैक्स इवेजन। तो आपको मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट हुआ, और जैसे ही मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट हुआ क्या क्या चीज़ें ज़हन में आनी चाहिए? रिस्क ऑफ फ्रॉड, रीवैल्यूएशन ऑफ रिस्क असेसमेंट, योर प्रोसीजर्स, एट द एंड हमारे पास वो छोड़ेगा ऑलरेडी सर रिप्रेजेंटेशंस की रिलायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी। टैक्स इवेजन हुई भी, सॉरी ऑलरेडी एविडेंस से उसने ऑब्टेन किया ऑलरेडी उसके ऊपर सर उसके ऊपर भी डाउट्स हो गए, रिप्रेजेंटेशंस की रिलायबिलिटी पे डाउट्स हो गए, किए हूँ बिल्कुल, प्रोसीजर्स को भी चेंज करना पड़ेगा, सही हो गई बात। और ये जो टैक्स इवेजन है ये एक इससे रिलेटेड जो अकाउंटिंग है, जो कॉन्टिंजेंसी या कोई प्रोविजन बनती है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो वो जो लिटिगेशंस एंड क्लेम्स वाले प्रोसीजर्स हैं वो वापस ट्रिगर हो सकते हैं। उनमें से कोई 2-3, अच्छा 5 नंबर का सवाल है तो हिसाब से चलना है, 2-3 बातें को एक बात उसमें कर दें, मतलब उतना लिखना है कि सारी चीज़ें कवर हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख रहा हूँ, मैं कहूँगा एक्सपर्ट हायर कर लूँगा कि कोई इस तरह की चीज़ हुई है, जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है, कल नहीं जो चीज़ें पढ़ी थी उनमें से कोई की डॉक्यूमेंट्स में 2-3 चीज़ें लिख दे के देख लेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? असल में अगर ये क्वेश्चन होता ना 10 मार्क्स का, फिर मैं और ब्रॉडली इसमें एक पॉइंट के तौर पे मेंशन कर देता, लेकिन क्योंकि मार्क्स कम है तो मैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आप आगे ओपिनियन पे। ओपिनियन क्या आएगा? ये मामला मटेरियल भी है और शायद परवेसिव भी है, तो इसमें डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आ सकता है। अगर आपको लगता है कि ये मामला मटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है क्योंकि ड्यूरिंग दी ऑडिट सीज हुए हैं, तो आप काफ़ी सारे एरियाज पे काम कर चुके थे। आप ये सोचें ना थोड़ा सा, ये जो कंपनी है इसका ईयर एंड क्या है? 31 मार्च। आप 1 मई पे हैं एज एन ऑडिटर। 1 मई 2019 पे अगर आके रिकॉर्ड सीज हुए तो आपने को महीना लगा चुके हैं, शायद आप अपना ज़्यादातर काम कर चुके हो। काम तो इनफैक्ट आपने मार्च से पहले ही शुरू कर दिया होगा ना, इंटरिम ऑडिट। बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही है? तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर आपने ज़्यादातर एविडेंस ले लिया, कुछ चीज़ें रह गई थी, तो इन दैट केस फिर मेरे ख्याल में डिस्क्लेमर तो मुनासिब नहीं बनता। मिस हिबा समझ में आ रही है ये बात? सही बताएं कि ड्राफ्टिंग मतलब किस तरह से ये चीज़ कवर करनी है। वो जो मैं बात कर रहा था ड्यूरिंग की क्या सिग्निफिकेंस है, वो समझ में आई है? अच्छा, तो इस हिसाब से आपने स्टेप नंबर 6 में आके क्या किया? आपने कहा क्वालिफाइड ओपिनियन अगर मामला मटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है और
डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन अगर मटेरियल भी कंसिडर हो रहा है, जज हो रहा है और परवेसिव भी है। और फिर बेसिस फॉर ओपिनियन का बता देंगे कि हेडिंग क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर यूज करेंगे, उसके कंटेंट्स खत्म, आगे जाने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं इसमें लिख सकता था और भी चीज़ें, अदर इंफॉर्मेशन, कैम, बात समझ आ रही है, लेकिन मैं रुक गया हूँ। ये ज़रूर लिखिएगा जो कंपनी लॉ वाला, वो वाला भी पॉइंट लिखिएगा। तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट असल में पोस्ट, अच्छा हाँ, ये वाला इवेंट हुआ ड्यूरिंग द ऑडिट। अब अगर असल में ना कंफ्यूज हो जाएगा, लिखने में कंफ्यूजन हो जाएगा कि वो अगर बिफोर द ईयर एंड सीज हुए तो फिर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट पे कमेंट कर सकते हैं, अगर वो बिफोर द ईयर एंड नहीं सीज हुआ तो। और आप ये लिख सकते, एक और इसका ना तरीका होता है, कंसिडर मॉडिफाइंग ओपिनियन इन रिस्पेक्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन एंड वेदर एफएस और वो एग्री करते हैं, ताकि सिर्फ बेसिकली ना बात पहुंचानी है कि भाई मुझे पता है कि इस सिनेरियो में ये चीज़ कंसिडर करनी है। अगर आप इन स्टेप वाइज अप्रोच से चले ना तो आप सारे स्टेप भी, मतलब अब आप अदर इंफॉर्मेशन भी आप कहेंगे कि उसको ओपिनियन मॉडिफाई हो, आप ना कहें कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है। आपके ऑडिटर शुड कंसिडर मॉडिफाइंग ओपिनियन एज रिकॉर्ड्स आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, कोई सवाल था सर? जो ओपिनियन देंगे सर, उसकी बड़ी वही होगी जो आप अपने आंसर में, आपका मतलब है नहीं टाइप, यही फर्क है इम्प्लीकेशंस और क्रिटिकल अप्रेजल वाले क्वेश्चन में। उसमें आप ओपिनियन की वर्डिंग की गलतियां निकाल रहे होते। अच्छा, उसमें भी ओपिनियन ड्राफ्ट नहीं कर रहे होते। ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन के ओपिनियन बना के दिखाएं, वो कैफ लेवल पे वैसे टेस्ट होने के प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अगर हो जाए तो मसला कोई नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है। सर अगर सर हमें ये समझ आ रही है क्वालिफाइड ओपिनियन है, क्वालिफाइड ओपिनियन के ये इसके बारे में ना वो कंप्लेंट करता है एग्जामिनर्स रिपोर्ट्स में कि वो मेरी जजमेंट पे छोड़ देते हैं कि मॉडिफाइड ओपिनियन में से कौन सा होगा, या अगर कोई सिचुएशन है जो क्लियर है तो उसमें भी अगर आप दोनों लिख दें तो वो कहते हैं नहीं ये ठीक नहीं है, चूज़ करें। जब डाटा अवेलेबल है तो चॉइस एक्सरसाइज करें और बताएं कि ये मटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है। तो थोड़ा सा आपको उसमें एग्जैक्ट बताना पड़ेगा। यही कल जिस तरह हम डिस्कस कर रहे थे ना कि अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड ओपिनियन दो कैटेगरीज हैं, लेकिन जो मॉडिफाइड ओपिनियन है कभी भी हम मॉडिफाइड ओपिनियन की हेडिंग नहीं इस्तेमाल करते। हेडिंग या क्वालिफाइड होती है या एडवर्स होती है या डिस्क्लेमर होती है। जी सर, आपने ये कहा है ना कि इससे लिखना है कि ऑडिटर शुड कंसीडर मॉडिफाइंग ओपिनियन इन रिस्पेक्ट, तो सर इसमें तो मॉडिफाइंग ओपिनियन इसमें तो बता तो नहीं रहे ना कि परवेसिव वो ये नहीं किस। अच्छा सॉरी, ये जो आपका परवेसिव वगैरह ये सारे मामलात हैं ना, ये आप ऊपर बता चुके हैं। ये जो है, जो एंड वाला पार्ट, हाँ शुरू में आपने बता दिया ना, बाकी एंड वाला पार्ट रियल वर्ल्ड में किस तरह ड्राफ्ट होता है वो कहते हैं, उसी को क्रॉस रेफर कर देते हैं कि एक्सेप्ट फॉर द मैटर जो उधर डिस्क्राइब हुए, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट पे भी हमारा ओपिनियन उस हद तक मॉडिफाइड है, मतलब उसमें वो एग्जैक्ट मॉडिफिकेशन, ये जो कंपनी लॉ वाले हैं ना, इसमें एग्जैक्ट मॉडिफिकेशन उस तरह स्पेसिफिकली लिखते नहीं है। ठीक है, नहीं अगर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस, ये एक सवाल सुन लें, अगर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से आपको एविडेंस ऑब्टेन हो गया फिर तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस हासिल हो गया, फिर तो ओपिनियन ही क्लीन हो जाएगा, फिर तो ओपिनियन ही अनमॉडिफाइड हो जाएगा। ठीक है ना? तो अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करें तो मेरे ख्याल में थोड़ी क्लैरिटी इसमें मिल जाएगी। ये आंसर आपके साथ शेयर हो जाएगा तो उसमें आप फॉलो कर लीजिएगा। वैसे वही सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड मैनेजमेंट कंट्रोल, क्वालिफाइड डिस्क्लेमर, कंपनी लॉ, फिर ये कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो कि उससे रिलेटेड, एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट, इंटेंशनल, इसमें से सारे पॉइंट्स लिखना शायद आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। आप कुछ पॉइंट्स इसमें से मेंशन कर देंगे तो गुजारा हो जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन, ये जो पार्ट 2 है ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। जेम्स लिमिटेड इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ ज्वेलरी मेड फ्रॉम प्रेशियस स्टोन्स
GL sources the stones from 3 suppliers located in KPK on 10th May 2019. ये ईयर एंड से पहले या बाद में है? ईयर एंड के बाद है, कंफर्म बाद है। 31 मार्च 2019 को बेसिकली ईयर एंड था। उसके बाद क्या हुआ? अ सवेयर अर्थक्वेक, मतलब ये ईयर एंड के बाद है, तो या तो ये एडजस्टिंग इवेंट होगा या ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी होगी ना, क्योंकि ईयर एंड के बाद की तारीख है। On 10th May 2019, a severe earthquake struck KPK, destroying the mines and the stone extraction units located in KPK. GL's plant was also partially damaged due to the earthquake. Upon discussion with the management, you came to know that one of the GL's plants was affected by the earthquake, and due to adequate insurance they would be able to claim the loss amount from insurance company. They further informed that GL could continue to use the other plants for production. कि क्या है? ऑब्लिगेशन है। इंश्योरेंस तो रिसीव होनी है। रीइंबर्समेंट है, तो उसको रिकॉर्ड कर लें। हाँ, ये तो हुआ ही ईयर एंड के बाद है, अर्थक्वेक तो बाद में आया है। तो सबसे जो अहम चीज थी ना इधर पिक करने वाली, वो यही थी। हाँ नहीं नहीं, ये सीए फाइनल्स का क्वेश्चन है। हाँ, इस तरह का एक क्वेश्चन है कैफ में भी। वैसे इधर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट अगर जिसने नहीं पिक किया ना, वो एक और तरफ चल पड़ेगा। एक्सीलेंट। इसका मतलब है गोइंग कंसर्न वाला भी मामला है। ये किया हुआ है आपने क्वेश्चन? नहीं, सही आप लोग माशाल्लाह बता रहे हैं, मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जल्द वो एग्जाम अटेम्प्ट कराए। ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं कॉन्टिन्यूटी पे फर्क नहीं आ रहा। सर ये उन्होंने इन्फॉर्म किया है, ओपन एंडेड है ना, तो आप कंसिडर कर रहे होंगे पॉसिबिलिटीज। नॉन एडजस्टिंग इवेंट की बात हो गई, गोइंग कंसर्न की बात हो गई। सर ये जो इंश्योरेंस से रिलेटेड रिसीवेबल है, ये रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। ये भी तो बाद की बात है। एट मैक्स इसका डिस्क्लोजर आ सकता है, रिकॉर्डिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपने ये इश्यूज पिक करने थे और फिर यही वाले स्टेप्स अप्लाई करने थे। और क्योंकि ये जो गोइंग कंसर्न वाला एरिया है, ये अब एक बात ना समझ लें, ये जो गोइंग कंसर्न वाला एरिया ये ग्रे है ना, तो इधर आपने MURGC भी डिस्कस करना था, इधर गोइंग कंसर्न अजम्पशन ट्रू नहीं है वो भी डिस्कस करनी थी। अगर आप अनसर्टेनिटी से रिलेटेड एविडेंस नहीं ऑब्टेन कर पाते, मैनेजमेंट ने, अब ये वाकया हुआ तो आप मैनेजमेंट को कहेंगे ना अपनी असेसमेंट दोबारा करें, रीअसेस करें। तो अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट दोबारा नहीं कर रही है, एक्सटेंड नहीं कर रही अपनी असेसमेंट, तो आपके ऊपर क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर वाली भी चीज़ अप्लाई हो सकती है। मटीरियलिटी का तो शायद नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद वाला तो आएगा। करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, और दूसरा ये जो गोइंग कंसर्न वाले मामले हैं, और इंश्योरेंस का रिसीवेबल ना रिकॉर्ड हो, डिस्क्लोज हो एट मैक्स। डिस्क्लोज होने के लिए भी शर्त है ना कि इनफ्लो क्या हो, प्रोबेबल हो।
यही होता है ना जो रिसिट के लिए प्रोबेबल का क्राइटेरिया लेस स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया होता है। तो आपके पास स्टेप 2 में ये बात हो गई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वाली। स्टेप 3 में आप मटेरियल मिसस्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी को डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साई का तो मसला नहीं है। स्टेप 4 में वाइडर इम्पैक्ट में मेरे ख्याल में हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे इम्पैक्ट आइडेंटिफाई कर लिए हैं। किस चीज़ पे? देखिए जब मैं गोइंग कंसर्न डिस्कस कर रहा हूँ ना, जब गोइंग कंसर्न डिस्कस कर रहा हूँ तब तो MURGC वाली बातें होंगी। जब मैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट का डिस्क्लोजर कर रहा हूँ तो उस टाइम पर मैं कह सकता हूँ कि जिन चीज़ों पे इसका इम्पैक्ट आया तो आप एक EOM दे दें उसके ऊपर। कैम की बात नहीं करूँगा क्योंकि इधर लिस्टेड कंपनी का नहीं कहा हुआ, तो यहाँ पर EOM आ सकता है। किसके लिए? फॉर दिस मटेरियल नॉन एडजस्टिंग इवेंट। किसके लिए? इस इंश्योरेंस रिसीवेबल के लिए, अगर ये प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड है। अगर प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं है तो फिर ऑफ कोर्स आप ओपिनियन पे उसकी इम्प्लीकेशंस देखेंगे। नहीं समझ आ रही बात? जी, कम्युनिकेशंस का मेंशन कर देंगे, ओपिनियन पे इम्प्लीकेशन, बेसिस फॉर ओपिनियन की इम्प्लीकेशंस, रिपोर्टिंग ऑन अदर इंफॉर्मेशन। एक रिपोर्टिंग के क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग चीज़ अगर मैं आपको बताऊं ना, जो रिपोर्टिंग का आंसर है ना वो चेंज नहीं होता। अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना, रिपोर्टिंग का आंसर हर क्वेश्चन का सेम है, सिर्फ इशू चेंज हो रहा होता है। जब आप पहुंच जाते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन है तो आगे तो एक साइकिल आपने चलानी है। बात समझ में आ रही है? मतलब आप रिपोर्टिंग के ना कुछ क्वेश्चन के आंसर्स रखिएगा, एंड उनका जो चीज़ बदलती है, अगर ये जो चेक लिस्ट टू कंसिडर है उसके बाद कोई गैप नहीं रहता। आप उसमें से जो चीज़ पिक करनी है, जैसे आपने EOM का पिक कर लिया, पिछले क्वेश्चन में आपने कंपनी लॉ की रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज पिक कर ली, दैट्स इट। जी, सबसे पहले अगर हम ये देखें कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट तो उसमें नॉन एडजस्टिंग सर मतलब हम हर दफा ये दोनों एडिट बताएंगे कि अगर नॉन एडजस्टमेंट अगर नहीं हुई तो अगर ओपिनियन होगा। हाँ, फाइड ओपिनियन होगा तो फिर उसके बाद जब हम EOM लिखेंगे तब भी ये बात लिखेंगे कि अगर अब इतनी डिस्क्लोजर प्रॉपर नहीं रिकॉर्ड हुआ तो तब EOM आएगा, या हर जगह पे प्रॉपर दोनों पॉइंट से लिखेंगे, क्योंकि वरना पता नहीं लगेगा ना किस सिचुएशन में है। इसका ऑल्टरनेट आप गोइंग कंसर्न वाले केस में भी ये लिखेंगे, मतलब MURGC में भी ये लिखेंगे कि मॉडिफाइड ओपिनियन इस केस पे है या हाँ, तीनों चारों में हर दफा ये दोनों सिनेरियोस कवर होंगे सारे। मतलब अगर MURGC है जैसे, तो देखिए आप लोग एक दफ़ा ना एक टेस्ट हुआ था आप लोगों का, उसमें क्या किया आप लोगों ने, लिख दिया MURGC, इसमें सेक्शन हम इंसर्ट करेंगे। ये बताया ही नहीं कि कब इंसर्ट करेंगे, जब वो मामला एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड हो। अगर वो एडिक्वेटली तो जब तक लिखेंगे नहीं तो ये भी लिखेंगे कि एडिक्वेट वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं होगा तो स्टेटमेंट होगी कि ये नहीं आएगा। यस, अगर अच्छा ये बेशक ना यहाँ तक लिख दें, अगर एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं है तो फिर इसकी वजह से ओपिनियन पे ये इम्पैक्ट होगा। मतलब इट्स अंडरस्टूड कि अगर आपको ये पता है ना कि एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं है तो इट मीन्स यू नो कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो वो वहाँ से आप कवर कर लेंगे आगे। ठीक है, कुछ थोड़ी बहुत समझ में आ रही है? नहीं? अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 6 मैंने ऑन पर्पस इंक्लूड की है। क्वेश्चन नंबर 6 ये क्वेश्चन 6 जो है वो ACCA के फाइनल्स का है। अब तो आसान होगा ये तो, ACCA को तो आप लोग कुछ ACC तो बहुत आसान, ठीक नहीं, ACCA वाले कुछ स्टूडेंट्स अटेंड भी कर रहे हैं। पहले 3 पेपर आसान होते हैं, चलें अभी पता लग जाएगा, सवाल वही है। नहीं, दोनों प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, मैंने दोनों लिखे हुए हैं। ये दो क्वालिफिकेशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आए।
मतलब अब नहीं समझ आ रही ना सवाल, तो अब इधर उधर बातें कर रही हैं। ये एफसीसी जो लगता है जो फेलोशिप की वजह फेलोशिप की वजह तो ये किस तरह से वो रिपोर्ट रजिस्टर करते से, ये आफ्टर 5 years जब आपके मेंबरशिप के हो जाते हैं ना, तो उसके बाद होता है। मेंबरशिप मतलब सब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं तब से स्टार्ट नहीं पता ये अगर मेंबरशिप सर जब आप मेंबर बनते हैं उसके 5 साल बाद मेंबर कब बनता मेंबर है? मतलब कैसे बनते हैं मेंबर होते हैं। 3 years का आपको वो एक्सपीरियंस काउंट कराना होता है, उसके बाद कंप्लीट करने के बाद कंप्लीट करने के बाद। ओके। और सर ये ईसीएम में भी जो एफसी होता है वो किसका भी FCA 10 years बाद मैं इंशाल्लाह ताला 5th December 2023 पे FCA हो जाए, और ये आपने एसी को एक एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट। अकाउंटेंट सवाल नहीं आ रहा मतलब समझ, बड़ा बोल इसलिए रेहान कहते हैं नहीं बोलना चाहिए। 10 साल वर्ड फॉर्म इतनी दफ़ा मैंने अपना प्रोफाइल प्रेजेंट, जब पहली क्लास हुई थी उसमें भी बताया, उसके बाद कल भी रिवीजन में रिवाइज कराया है प्रोफाइल। सर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था सर, दरार में सैफरन के पूरे 7 साल के साथ प्रोटेक्शन के लिए दाल से अभी नहीं। अभी ये रिकॉर्डिंग ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लें, क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सर वैसे भी थोड़ा सारे, बल्कि पे स्लिप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस के साथ ना मैं आपको बताता हूँ। अच्छा नहीं, बस हाथ पाँव फूल गए हैं, पढ़ाई नहीं है। देखें इसमें ना मुझे आपने समझाना है कि आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे अपने आंसर में। सॉरी, सर ये वही है ना, एक्सट्रीमली रेयर इसमें डिस्क्लेमर आएगा क्योंकि मल्टीपल अनसर्टेनिटीज़ हैं। और चले मैं आप लोगों के, क्योंकि आप लोग कह रहे थे ना ACCA का सवाल तो आसान है, तो चले देखते हैं कितने नंबर बनते हैं। सर जी बात इधर पे आती है। हाँ, बुक खोल लें। पेपर में दिमाग खोलूंगा। बिल्कुल सही है, ठीक है, चले बुक से देख के बता दें। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आंसर में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे 7 नंबरों के लिए। आएगा वो आई नहीं आएगा सर उधर नंबर ज्यादा मिल गया ना, 1 पॉइंट पे 7 में से 6 MURGC जो जो आप पॉइंट्स बताते जाएंगे मैं इधर नोट करता जा रहा हूँ। ग्रुप में लिखा हुआ है। अभी जब आंसर ये किसी ने कंप्लेंट किया कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, आप लोगों में से तो किसी को कंप्लेंट नहीं है, वो भी वैसे CA ही कर रहे हैं, मैंने कहा वैसे बता दूं। नहीं फैजान जैसे ही सवाल देखा सिलेबस से ही बाहर हो गया, बस अभी तक तो पास मार्क्स भी नहीं हुए। अफसोस का मकाम है। दुआ पढ़ रही है कोई? अच्छा, दिमाग औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ ली। कम्युनिकेट कर देंगे TCWG को। किस सिचुएशन में? सर ये है ना, ये कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट और मटेरियल
एग्जिस्ट करती है, तो अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स होंगे तो फिर अच्छा ठीक है, यहाँ पर 7 ऐड सर कर एमयूआर जीसी की वजह से तो अनमोडिफाइड आना चाहिए, लेकिन मल्टीपल मटेरियल अनसर्टेनिटीज की वजह से डिस्क्लेमर आता होता है। यस सर, तो वही चीजें ये दो चीजें हैं। इस दोनों में से एक चूज करना होगा, आई वो डिस्क्लेमर मल्टीपल अनसर्टेनिटीज एंड मटेरियल मल्टीपल है। हां मटेरियल तो बेसिक हो गई ठीक हो गया बस। सर फटे होने लगे सर, जल्दी करें। सर अब ये कंसीडर करना हम अभी भी बच्चे हैं। हाँ तो आप लोगों ने सही आंसर बताया, मैं कौन सा कह रहा हूँ ये सही नहीं है। अच्छा एक चीज़ समझ लें, रिक्वायरमेंट क्या थी, इफ ऑडिट इन रिलेशन टू एन इफ ऑडिट प्रोसीजर्स इंडिकेट दैट वन और मोर मटेरियल अनसर्टेनिटीज एग्जिस्ट, वन और मोर मटेरियल अनसर्टेनिटीज मतलब एक और एक से ज़्यादा, ये आप लोगों ने पिक कर ली है चीज़, रिगार्डिंग ऑडिट क्लाइंट्स एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, एक्सप्लेन द मैटर्स दैट शुड बी कंसिडर्ड in forming the audit opinion and the potential impacts on the auditor's report. In relation to an audit client of the firm, it is likely that the firm may conclude on the completion of all necessary audit procedures that the use of going concern, मतलब going concern assumption पे कोई मसला नहीं है, इस वजह से आपने उसकी बात नहीं की, but a material uncertainty or several uncertainties exist. अच्छा अब ये जो मैटर्स दैट शुड बी कंसिडर्ड इन फॉर्मिंग द ऑडिट ओपिनियन है ना, इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यही वाला जो टेम्पलेट आपको दिया हुआ है, इसमें जो स्टेप नंबर 1 है वो तो छोड़ दें, क्योंकि ये एक क्वालिटेटिवली डिस्क्लोज, बल्कि लिख सकते हैं कि क्वालिटेटिवली डिस्क्लोजर मटेरियल है। स्टेप नंबर 2 में जो करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो आपको लिखनी चाहिए, बताना चाहिए ना कि IAS 1 क्या रिक्वायर करता है। IAS 1 रिक्वायर करता है डिस्क्लोजर MURGC का। बाकी आप लोगों ने माशाल्लाह से अच्छी चीज़ें बताई हैं, सिर्फ उनको मैं एक्सपैंड कर दूं कि 7 मार्क्स हासिल करने के लिए उसको किस तरह से आपने लिखना है, एक ये पॉसिबिलिटी हो गई। अब अगर 1 और मोर है ना, तो अगर एक मटेरियल अनसर्टेनिटी है और वो प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड है, जब आप लिखेंगे ना MURGC और अनमॉडिफाइड ओपिनियन, तो साथ आपने लाजमन बताना है कि वो क्या है, प्रॉपरली या एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड है। ये बात समझ में आ रही है? सर ये डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे या अनमॉडिफाइड, ये दोनों के पॉइंट्स हैं। दोनों के ना, अब हाँ अब मैं बताता हूँ। आपने अभी अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया और साथ का MURGC। अब जो चीज़ आपने मिस की, जो मैं आपको बता रहा था उस टाइम भी, कि आपने बताना है ये किस सिचुएशन में होगा, ये किस सिचुएशन में होगा जब ये MURGC का डिस्क्लोजर प्रॉपर है। अच्छा अब दूसरा सिनेरियो अच्छा आपने एक ये वाली बात कर ली, मुझे एक चीज़ ये बताएं, ये कहाँ पे आपने पढ़ा है कि MURGC का जो डिस्क्लोजर है वो एडिक्वेट है? डिस्ट्रॉय के पर कहाँ assumption ये कहाँ लिखा हुआ है कि MURGC का डिस्क्लोजर एडिक्वेट है? ये नहीं लिखा हुआ, तो ये बात मिस हो गई ना। तो अगर प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड नहीं है, अगर प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड, इफ नॉट प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड, तो फिर उस सिचुएशन में कंसिडर करने क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन। मिस हिबा, मुझे आपका कंफ्यूजन मुझे लग रहा है यही है, कुछ और है। ये कि आपने जब कहा था कि अगर हम मल्टीपल मटेरियल अनसर्टेनिटीज देख लें तो हमने फॉरेन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देना है। अभी हमने सामने लिखा है रिक्वायरमेंट में कि ऑडिट प्रोसीजर में ये इंडिकेट हो गया, तो हम दूसरी वाली साइड पे क्यों जा रहे हैं? नहीं, वो कह रहे इफ ऑडिट, अगर ऑडिट प्रोसीजर्स इंडिकेट करें एक या एक से जायद मटेरियल अनसर्टेनिटीज, तो ये जो आप लोगों ने टेस्ट में मेरे साथ किया था ना, वो क्या किया आपने, ये भी लिखा, लेकिन ये नहीं बताया कि ये इस सिचुएशन में आएगा, ये इस सिचुएशन में आएगा। ये तो क्लियर है ना कि ये क्यों लिखना है, ये किसी को कंफ्यूजन तो नहीं बाकी रही। आप
ओपन ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। वो क्या कह रहे हैं, अगर ऑडिट प्रोसीजर्स एक या एक से ज्यादा मटेरियल अनसर्टेनिटीज डिस्क्लोज कर रही हैं। कुछ सवाल कोई है? हाँ, नहीं समझ आ रही, क्लियर है? ये भी चीज़ आपने कवर करनी है और ये वाली पॉसिबिलिटी भी। तो इधर से जो सबक आज की क्लास से जो आप सबक सीख के जाएंगे वो क्या है कि जब भी डिस्क्लोजर की बात हो, क्वेश्चन अनक्लियर हो, तो आपने कंसिडर करना है कि क्या डिस्क्लोजर एडिक्वेट है या नहीं। ये समझ आ रही है बात? और फिर ऑफ कोर्स ये डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन बिल्कुल सही था, मल्टीपल मटेरियल अनसर्टेनिटीज़ की वजह से कम्युनिकेशन टू TCWG होगी। और उसके अलावा हाँ, इसमें ओवर अब इसमें हर एक में लिखने की बजाय ना एक चीज़ समझ लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर सिनेरियो के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन या MURGC जो भी है वो लिखने के ये कैम में क्रॉस रेफर होगा। डिस्क्लेमर के केस में लिख दें कैम OI का सेक्शन नहीं आएगा, तो आपके पास बेसिकली वो सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। सर ये तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। सर ये 3 8 से देखें मेन सुन तो ले, मेन जो चीज़ है ओपिनियन पे मेन बात करके ना, बेसिस फॉर ओपिनियन के ऊपर बात करके बाकी पॉइंट्स तो आपने सिर्फ मेंशन करना है ना कि OI कैम नहीं है। अच्छा, अगर हम इसमें कोई पॉइंट भूल जाए तो उसके ऐसे प्रॉपर मार्क्स तो नहीं करने? नहीं, आपने बेसिकली 7 पॉइंट्स पूरे करनी है। 7 मार्क्स के लिए 7 पॉइंट्स पूरे करने होते हैं, मतलब 7 वेल एक्सप्लेन्ड पॉइंट्स। सर इसमें जी। अगर एक मटेरियल अनसर्टेनिटी है उसके बाद डिस्क्लोजर्स करेंगे तो प्रॉपर्ली या नहीं प्रॉपर्ली बिल्कुल।